हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एन ऑर्डिनेंस, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड स्क्रूटिनी। ये जो पूरा आर्टिकल है ना, ये है दिल्ली केस को लेके। आपको पता है दिल्ली की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो है वो फाइट चलती रहती है। किसको लेके? जो इनकी पावर्स हैं उसको लेके, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली का मामला है, जो गवर्नमेंट ने जो है केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। पहले मैं आपको हेडिंग समझाता हूँ। हेडिंग क्या है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस जो है ना, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट जो है उसकी सीटिंग नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अगर उसको कोई भी जो है कुछ चेंजेस लानी है, कुछ भी जो है कोई बिल लाना है, तो उसके लिए वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो क्या है एन ऑर्डिनेंस? इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। एंड स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी होती है जांच और उसकी जांच, ठीक है। तो ये हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट करते जाना। डेली जो मेरा सेशन है रात को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होता है। तो कॉन्टीन्यूसली जो है आप इन सेशंस को रेगुलरली फॉलो करना। एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना, ताकि आपकी न्यूज़पेपर जो पढ़ने की हैबिट है वो अच्छी हो जाए। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, फटाफट से जाके आप लोग पढ़ना। तो क्या लिखा हुआ है? On May 19, 2023, the President of India exercised legislative power under Article 123 of the Constitution during the period Parliament was in recess to promulgate the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023। तो मई 19, 2023 को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पावर का यूज़ किया। उन्होंने यूज़ किया आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये कब यूज़ किया उन्होंने? जब रिसेस का पीरियड चल रहा था। रिसेस का मतलब क्या होता है? जो छुट्टी का टाइम चल रहा था, पार्लियामेंट उस टाइम पे जो है वो सेशन में नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 123 का यूज़ किया, एक ऑर्डिनेंस पास किया टू प्रोमुलगेट। प्रोमुलगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करने के लिए, किसी चीज़ को घोषणा करने के लिए। क्या? द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, उसको नाम दिया गया 2023। द ऑर्डिनेंस नेगेट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो ऑर्डिनेंस ना इसने नेगेट किया। नेगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना। क्या? दी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच था उसने एक जजमेंट दी थी पिछले, मतलब कुछ महीनों, कुछ हफ्तों पहले की बात है। तो उस चीज़ को इस ऑर्डिनेंस ने जो है वो नकार दिया। तो और क्या किया? विच वॉज डिलीवर्ड ऑन मई 11 डैट ब्रॉड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो किस चीज़ को उसने नकार दिया? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे IAS हो गई, IPS सर्विस हो गई, तो ये किसके अंडर में आती हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं। तो इस चीज़ को उस ऑर्डिनेंस ने जो है वो नकार दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या है, तो देख रहे हो ना, ये इशू किस किस के बीच में चल रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सर्विसेज हैं ये आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास करके दोबारा से इस चीज़ को नकार दिया, मना कर दिया। उसके बाद क्या है, की इश्यूज़, मतलब मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। देयर आर 2 इशूज़ हियर दैट रिक्वायर एनालिसिस। यहाँ पे 2 इशूज़ हैं, 2 मुद्दे हैं जिनको हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, द स्कोप ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट। पहला इशू ये है कि स्कोप क्या है, जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, तो इसका स्कोप क्या है। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो मतलब ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है प्रेसिडेंट ने, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पास हुआ है या इसमें कुछ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। ये दो जो है ना वो मेन इश्यूज़ हैं। तो क्या है, वाइल इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 239। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। आर्टिकल 239 AA 3A, द कोर्ट रूल्ड इंटर एलिया दैट दिस वर दी पॉइंट्स। तो आपको पता है जो हमारी दिल्ली जो, मतलब दिल्ली जो है हमारी यूनियन टेरिटरी है, और इसके लिए स्पेशल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम है 239 AA।
तो जब उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरप्रेट किया, मतलब एक्सप्लेन किया आर्टिकल 239 ए 3A पार्ट को, तो उसने कोर्ट ने क्या रूल किया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों में उसने क्या किया, दैट दिस वर दी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट किया। इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मतलब बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन कुछ पॉइंट्स को जो है ना कोर्ट ने हाईलाइट किया। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द NCTD, मतलब दिल्ली की बात हो रही है, हैज़ कॉम्पिटेंस ओवर एंट्रीज इन लिस्ट सेकंड एंड लिस्ट थर्ड। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अथॉरिटी होना, मतलब आपके पास क्षमता होना, कैपेसिटी होना कोई काम करने के लिए, आपके पास जो है ना, मतलब आपके पास जो है पावर होना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना उसके पास कॉम्पिटेंस है, मतलब पावर है किसकी, ओवर एंट्रीज, जो एंट्रीज दी गई हैं, जो रूल्स दिए गए हैं लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड में, एक्सेप्ट फॉर एक्सप्रेसिवली एक्सक्लूडेड एंट्रीज ऑफ लिस्ट सेकंड। अगर कुछ एक्सेप्ट मतलब कुछ चीज़ों को अगर हम लोग छोड़ दें, जो कुछ चीज़ें जो हैं हमने एक्सक्लूड की हुई हैं किसमें, लिस्ट सेकंड में, उसमें एंट्री जो है वो 1 to 18 और एक्सक्लूडेड, मतलब ये जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं, बाकी जो सारी एंट्रीज़ हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ये जो एंट्रीज़ हैं वो आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ NCTD इज़ को एक्सटेंसिव विद इट्स लेजिस्लेटिव पावर। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है NCTD की, अब ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, जो वहाँ के गवर्नर की पावर है, ठीक है, गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव में आता है। ये क्या है, को एक्सटेंसिव का मतलब होता है, को का मतलब होता है मतलब दो लोगों के बीच में, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये दो लोगों के बीच में जो है वो बटी हुई है, विद द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव पावर और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में बराबर की जो है वो पावर बटी हुई है। दैट इज़ इट शैल एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच इट हैज़ पावर टू लेजिस्लेटिव। तो जितने भी जो मैटर्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू विच इट हैज़ पावर, जिसके मतलब जिसके लिए इसको पावर मिली हुई है, तो इसको क्या करना होता है, टू लेजिस्लेटिव, इसको उनको सारों को एक्सटेंड करना होता है लेजिस्लेटिव के पास। उसके बाद क्या है, टू लेजिस्लेट, मतलब जितनी भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है जिनके ऊपर वो एक्ट बनाती है, तो उन सारों को उसको किसके पास भेजना होता है, फाइनली एग्जीक्यूटिव के पास, मतलब गवर्नर के पास। उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर ओनली ओवर 3 एंट्रीज। आपको पता भी होगा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास सिर्फ 3 एंट्रीज की पावर है जो कि लिस्ट सेकंड में दी हुई है, ओवर विच द NCTD डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये जो 3 एंट्रीज है ना, इनमें जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव है, उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, मतलब उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों पे रूल बनाए। ये कौन है, एंट्री 1, 2 और 18। Thus, essentially, the court interpreted that out of 66 entries in list second, the state list, while the executive power of the government of NCTD cover 63 एंट्रीज। मतलब कोर्ट का ये कहना है, ये इंटरप्रेट करना है कि लगभग जो है वो 66 एंट्रीज हैं लिस्ट सेकंड में, और जो एग्जीक्यूटिव है ना, किसकी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCTD, उनके पास सिर्फ 63 एंट्रीज हैं, मतलब 63 एंट्रीज पे रूल बनाने की पावर है। डेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द रिमेनिंग 3। और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित होना, उसके पास जो है ना रिमेनिंग जो 3 एंट्रीज बची हुई हैं उसके लिए वो पावर बना, मतलब रूल जो है वो बना सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। वो क्या है, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा हो गया पुलिस, और ये तीसरा हो गया लैंड। मतलब इन 3 चीज़ों पे जो है हमारी एग्जीक्यूटिव, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है, जो उनके अंडर में आती है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप, मतलब किसी के थ्रू जो है वो मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज एंट्री 41 कैन बी एक्सरसाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट ऑफ द NCTD। उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सर्विसेज की, जो एंट्री 41 में आती है, कैन बी एक्सरसाइज एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCTD, मतलब उसको जो है, जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है उसको एक्सरसाइज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो सर्विसेज हैं उनको भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिया। दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट इज कंसिस्टेंट विद वर्डिंग्स इन आर्टिकल 239 AA 3A।
तो ये जो इंटरप्रिटेशन थी कोर्ट की, ये उसने कहाँ से ली गई, जो वर्ड लिखे हुए हैं आर्टिकल 2394 ए में। बट दिस इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन थी, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन थी, वॉज नेगेटेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। नेगेटेड का मतलब होता है नकारना। तो ये जो कोर्ट ने बोला कि सर्विसेज जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, इसको जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने नेगेट कर दिया, मतलब इसको नकार दिया। एक्टिंग थ्रू इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74। किसके थ्रू एक्ट किया गवर्नमेंट ने, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके थ्रू एक्ट किया, जो कि 74 आर्टिकल के अंडर में आता है। बाय ट्रिगरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123। उसने ट्रिगर किसको किया, मतलब किसका यूज़ किया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर होती है ना प्रेसिडेंट के पास, जो किसके अंडर में आती है, आर्टिकल 123 के अंडर में, जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इन दी प्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस ऑन मई 19। किसके लिए, प्रोमुलगेशन का मतलब होता है घोषणा करना, जो हुई मई 19 को एक ऑर्डिनेंस की, जिसके अंदर सर्विसेज को जो है वो क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि सर्विसेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं दिल्ली के, उस चीज़ को एक ऑर्डिनेंस पास करके उसको यूज़ करके इसने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि इस चीज़ को नकार दिया कि सर्विसेज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। उसके बाद क्या है, But the ordination did was to read insert entry 41 of list second into article 239A। तो इस ऑर्डिनेंस ने क्या किया था, जो एंट्री 41 है ना उसको क्या किया, उसको इंसर्ट कर दिया, मतलब उसको डाल दिया आर्टिकल 239AA में। देयर बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ एक्सेप्टेड मैटर फ्रॉम 3(1) to 18(4)। और क्या कर दिया, जो मतलब स्कोप था, जो एक्सेप्टेड मैटर थे, मतलब 3 चीज़ों पे जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती थी दिल्ली में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती थी, जैसे लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, और तीसरी क्या थी, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। तो उसको बढ़ा के उसने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब क्या हुआ, 1, 2, 18 और 41 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में उसको कर दिया। दिस कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट अमेंडिंग आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ऑर्डिनेंस के थ्रू पास नहीं कर सकती थी। दिस मतलब ये जो है ना विदाउट अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, ये जो है मतलब इसके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत थी। द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 239AA(3)(b इज टू मेक फ्रेश लॉज, नॉट टू अमेंड आर्टिकल 239(3)AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पावर है ना, पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है, मतलब पार्लियामेंट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 239 इज़ टू मेक फ्रेश लॉज, मतलब वो जो पावर है वो क्या बोलती है कि पार्लियामेंट जो है नए नए लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है, नॉन टू अमेंड आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो आर्टिकल 239A(3)(a है ना उसको अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। अल्ट्रेशन नीड्स एंड अमेंडमेंट। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज लाना, तो जो भी चेंज लाई है ना उसके लिए एक अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। सिमिलरली पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 239AA(7)(a इज़ टू मेक लॉ फॉर गिविंग अफेक्ट और टू सप्लीमेंटिंग दी प्रोविजन कंटेन्ड इन वेरियस क्लासेस ऑफ आर्टिकल 239AA एंड फॉर ऑल मैटर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल थ्रेटो। तो क्या है, सिमिलरली जो पावर्स दी हुई हैं पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 239A, वो क्या है, ऐसे कानून बनाना, ऐसे लॉज बनाना फॉर गिविंग अफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द प्रोविजन कंटेन्ड इन वेरियस क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 3। मतलब क्या करना, जो आर्टिकल 239A में प्रोविजंस दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, उनको अफेक्ट में लाने के लिए, उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, उनको लागू करने के लिए क्या कर सकती है, नए नए लॉज ला सकती है पार्लियामेंट। एंड फॉर ऑल मैटर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल देयरटो, या फिर जितने भी जो मैटर हैं जो इंसिडेंटल हैं मतलब उसके रिलेटेड हैं, या फिर जो कॉन्सिक्वेंशियल देयरटो मतलब और भी जो मैटर हैं उसके रिलेटेड, उसके ऊपर भी जो है वो लॉ बना सकती है। उसके बाद है सच ए पावर कैन नॉट बी प्रेस्ड इनटू एन एक्शन टू अमेंड आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस पावर को ना, मतलब इस पावर को दबा के जो है मतलब अमेंड नहीं कर सकती है आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, पार्लियामेंट। Significantly, Article 239AA(7)(b stipulates that Parliament law making under Article 239AA shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 38। तो सिमिलरली क्या है,
आगे क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंटली जो आर्टिकल 239 ए है वो क्या बताता है, हमें क्या स्टिपुलेट करता है, दैट पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग अंडर आर्टिकल 239 ए, मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है अंडर आर्टिकल 239 ए शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट, उसको जो है ना वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 का यूज़ करके उन लॉज को जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है, कौन, हमारी जो पार्लियामेंट है। उसके बाद क्या है, नो सच क्लॉज हैज़ बीन स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 239 ए, कोई भी ऐसी क्लास, कोई भी ऐसा लॉ जो है वो नहीं डाला गया है आर्टिकल 239 ए में। देयरफॉर अल्टरिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 239 ए रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। देयरफॉर अगर कोई भी चेंज लानी है आर्टिकल 239 ए में तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जो कि अंडर आर्टिकल 38 के अंदर में आता है। देयर इज़ नॉट एन इयोटा ऑफ डाउट, इस इयोटा का मतलब होता है स्मॉल, इसमें कोई भी शक नहीं है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी इसमें चेंज लानी थी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं ला सकती है, इसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। देयर इज़ नॉट एन इयोटा ऑफ डाउट। कॉन्सिक्वेंटली इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चतुराई से जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया, क्योंकि अमेंडमेंट तो गवर्नमेंट ला नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास कर लिया। Consequently, the ordinance promulgated under Article 123A of the Constitution to expand the scope of expected matters in Article 239 is void ab initio and is liable to struck down for by passing constitutional amendment। तो क्या है, जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया, मतलब लाया गया, एक्सप्लेन किया गया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एक्सपेक्टेड मैटर, मतलब जो एक्सेप्टेड मैटर थे जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी दिल्ली में, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, उसके बाद पुलिस हो गया, तो ये जो सारे मैटर थे इनको एक्सपैंड करने के लिए ये क्या है, इज़ ए वॉइड अब इनिशियो। वॉइड का मतलब होता है जो नल है, मतलब ये जो है एकदम जो है वो बेकार जो है, स्टार्टिंग से ही अगर हम इसको बोलें तो ये एक किस्म का इलीगल है। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है इलीगल होना, तो ये एक इलीगल है। एंड इज़ लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, वॉइड करना, तो ये लायबल है, मतलब लायबल का मतलब होता है ये इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। स्ट्रक डाउन मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं। लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, लायबल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो है ना, मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए लायबल हो तो आप वो चीज़ जो है ना उसको कर सकते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रक डाउन कर सकते हैं फॉर बाय पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करके इसको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। इट अमाउंट्स टू बी ए कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर होगा। कलरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को इनडायरेक्टली करना, ठीक है। आर्टिकल 123 इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर आर्टिकल 368, तो जो आर्टिकल 123 गवर्नमेंट ने यूज़ किया है ना एक ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए, ठीक है, तो आर्टिकल 123 कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आर्टिकल 368 का। 368 जो है वो अमेंडमेंट के लिए यूज़ होता है और ऑर्डिनेंस को हम लोग जो है वो कोई लॉ पास करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहाँ दिया गया है, इन पार्ट XX। Besides, when a constitution bench 5 judges of the Supreme Court declares interprets the law 239 AA, the same is binding on all courts and authorities in India in terms of Article 141 and 144। तो अगर हम लोग बिसाइड बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसने डिक्लेयर किया है किसको, आर्टिकल 239 को, तो मतलब कोर्ट ने जो भी डिक्लेयर किया है या फिर जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया है, तो दिस सेम इज़ बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है ये चीज़ सब पे लागू होती है, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 141 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Could आर्टिकल 141 एंड 144 हैव बीन नेगेटेड बाय आर्टिकल 123, तो क्या जो आर्टिकल 141 है या फिर 144 है जो कि बाकी अथॉरिटीज़ मतलब हाई कोर्ट वगैरह में लागू होता है, तो उसको क्या हम लोग नाकार सकते हैं आर्टिकल 123 का यूज़ करके विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बिना। आर्टिकल 123, 141, 144 आर इन पार्ट बी, ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। नन हैज़ नॉन ऑब्स्टेंट क्लास, इसमें कोई भी जो है वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लास नहीं है। The aid and advice of the Union Council of Ministers to the President under Article 74 could not have overridden Article 144। तो क्या है, जो भी मतलब एड या फिर जो एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 74 कुड नॉट हैव ओवरराइडन, मतलब ओवरराइडन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना या फिर किसी चीज़ से ज़्यादा होना।
तो जो आर्टिकल 44 है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है, जो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग जो पावर मिली हुई है। द बेसिस ऑफ द कोर्ट जजमेंट इज आर्टिकल 239A। तो जो बेसिस था कोर्ट की जजमेंट था वो था 239A। टू अल्टर दिस बेसिस, अगर इस बेसिस को चेंज करना है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी। इस चीज़ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी था। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती थी। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दोगे कि आर्टिकल 144 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। उसके बाद क्या है, ए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है समझ, ठीक है, या फिर ओपिनियन या फिर किसी चीज़ की समझ। द यूनियन ऑफ इंडियाज डिसीजन टू प्रेफर रिव्यू आर्टिकल 137 एंड प्रोमुलगेट एंड ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 सिमिल्टेनियसली इज इल कंसीव्ड। इल कंसीव्ड का मतलब होता है गलत तरीके से किसी चीज़ को लेना। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन था रिव्यू करना आर्टिकल 137 को और लागू करना एक ऑर्डिनेंस को 123 को सिमिल्टेनियसली, ठीक है, ये एक गलत तरीका था, इल कंसीव्ड था। इफ़ द ऑर्डिनेंस इज चैलेंज, अगर ये ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाएगा, द यूनियन ऑफ इंडिया इज अनलाइकली टू सक्सीड थ्रू आइदर रूट टू वेस्ट पावर ऑफ द सर्विसेज इन दिल्ली। तो अगर इस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो सक्सीड नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी किसी भी मतलब रूट में। अगर वो चली जाए किसी भी तरीके से जो है वो कामयाब नहीं होगी सर्विसेज की पावर जो दिल्ली के अंडर में आती हैं उसको रोकने में, ठीक है। रेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में बाधा डालना। In the landmark 7 bench judgment verdict of the Supreme Court in the matter of Krishna Kumar versus State of Bihar, the court held that the satisfaction of the president under 123 is not immune from judicial scrutiny। तो ये जो जजमेंट आई थी एक लैंडमार्क कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 में, ठीक है, इसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट की अंडर 123 इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल सिक्योरिटी। मतलब जुडिशियल सिक्योरिटी से ये जो है ना इम्यून नहीं है, मतलब बची हुई नहीं है। अगर 123 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो उसको जो है ना जुडिशियल उसकी जांच हो सकती है, कोर्ट उसकी जांच कर सकती है। पावर अंडर आर्टिकल 123 इज़ नॉट ए पैरेलल सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग और एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो जो पावर है अंडर 123 के ये कोई पैरेलल सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग नहीं है, मतलब इसके थ्रू आप लोग कोई लॉ नहीं बना सकते हो जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, और एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, और कोई ये इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी नहीं है। It was further held that the courts is empowered to look into the relevance of material placed before the president। तो ये मतलब ये भी कहा जाता है इट वॉज फर्दर हेल्ड दैट द कोर्ट इज़ एम्पावर्ड, और कोर्ट मतलब ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट इज़ एम्पावर्ड, मतलब कोर्ट के पास पावर है टू लुक इनटू द रेलेवेंस ऑफ मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द प्रेसिडेंट। मतलब कोर्ट जो है इस चीज़ की जांच कर सकती है जो मटेरियल है मतलब उसकी रेलिवेंस क्या है जो प्रेसिडेंट के सामने रखा गया है, बट नॉट इट्स सफिशेंसी और एडिक्वेसी। लेकिन उसकी सफिशेंसी क्या है या फिर उसकी एडिक्वेसी क्या है, सफिशेंट मतलब उसकी वो कितना सफिशेंट है, कितना सही है, इस चीज़ को कोर्ट जो है वो नहीं देख सकती है। द ऑर्डिनेंस इज लाइकली टू बी स्ट्रक डाउन सिंस इट एक्सपैंड्स एक्सपेक्टेड मैटर्स इन आर्टिकल 239 पार्लियामेंट अलोन कैन डू दिस अंडर आर्टिकल 368। तो जो ऑर्डिनेंस है ये ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक डाउन हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा जब से ये एक्सपैंड हुआ है, जब से इसने जो है वो एक नया सर्विसेज को जो है दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डाला है। पार्लियामेंट इसको अकेले भी जो है वो क्या कर सकती है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 का यूज़ करके। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में समझा दिया है, पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। जिसने भी वीडियो देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, जय हिंद।